Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो है प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग. तो हेल्थ स्क्रीनिंग वर्ड हम काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सुन रहे हैं. क्या होता है फाइनली हेल्थ स्क्रीनिंग, आज वो हम जानने वाले हैं. ओके, so a thorough pre-participation health screening is part of the initial client personal trainer interaction to help ensure that the client is physically and mentally ready to embark on a structured exercise program. तो एक प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग आपको क्या बताती है किसी भी क्लाइंट का. शुरू में पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट का जो होता है इंटरेक्शन, उसमें हम यूज करते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग. तो वो बताता ही है कि क्लाइंट कितना मेंटली और फिजिकली अभी रेडी है एक्सरसाइज करने के लिए, या रेडी है भी कि नहीं अभी, राइट. This information in combination with the client's stated goals and any chosen assessments can be used to develop a personalized exercise routine based on the guidelines set forth in the ACE IFT model. So ये जो भी क्लाइंट से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे फिर और उनका जो भी गोल रहा है, राइट, गोल हमने पहले गोल सेटिंग वगैरह की, तो उस हिसाब से फिर हम उस एक्सरसाइज प्रोग्राम को डेवलप करेंगे. इनहेरेंट हेल्थ रिस्क विथ एक्सरसाइज, ठीक है. सो मान के चलो एक्सरसाइज का बहुत फायदा है, बट किन्हीं कंडीशन में कभी क्या क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं. तो क्या होता है वो कंडीशन, कैसे होता है? Research demonstrates the positive impact that exercise and physical activity have on reducing a person's risk for developing cardiovascular, pulmonary and metabolic diseases as well as certain types of cancer, anxiety, depression and premature death. So ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बहुत सारी अगर फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो रिसर्च ने बताया कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है. आपके हार्ट पे है, आपके लंग्स पे है, मेटाबॉलिक डिजीज और डायबिटीज़ वगैरह होते हैं उस पर फ़ायदा होता है, कैंसर पे होता है, एंग्जाइटी जो घबराहट होती है, डिप्रेशन में होता है, प्रीमेच्योर डेथ जो पहले डेथ हो जाती है, प्रीमेच्योर डेथ, तो उसकी भी आपके रिस्क कम करता है, राइट. नाउ while exercise and physical activity promote numerous physiological, psychological and emotional benefits, there are some inherent risks. तो कुछ benefits हैं तो कुछ risk भी हैं, right. In general, moderate levels of exercise and physical activity do not provoke dangerous cardiovascular or musculoskeletal events in healthy individuals, but there is an increased risk for harm in individuals who are unhealthy, presenting with exertional signs and symptoms suggestive of a disease or who have been diagnosed with an existing cardiovascular, metabolic or renal disease and plan on performing vigorous to near maximal intensity exercise. तो बोला कि इन जनरल मॉडरेट एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो डेंजरस नहीं होती उतनी, राइट. आपके हेल्थ के लिए, मतलब आपके हार्ट के लिए, आपके मस्कुलोस्केलेटल जो होता है उस मतलब वो अनहेल्दी नहीं होती है, मोटा मोटी बोलने का मतलब, राइट, फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स, राइट, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं. हाउएवर रिस्क तब बढ़ जाते हैं जब कोई अनहेल्दी इंडिविजुअल करता है जिसको ऑलरेडी साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ऐसे कि लग रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, राइट, या फिर डायग्नोज हो चुका है, इनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है. तो अगर वो लोग मान के चलो डायग्नोज हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है, कार्डियोवास्कुलर होता है, मेटाबॉलिक यानी डायबिटीज वाला प्रॉब्लम हुआ, या रीनल डिजीजेस या किडनी रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो हैं, तो वो विगरस और नियर टू मैक्सिमल इंटेंसिटी, मतलब थोड़ा हार्ड इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी करने में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए रिस्क काफी बढ़ जाता है. इंडिविजुअल्स विथ अंडरलाइंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज परफॉर्मिंग unaccustomed vigorous physical activity are at greatest risk for activity associated acute myocardial infarction and sudden cardiac death. तो मान के चलो ऐसे कोई इंडिविजुअल से इनको अंदर से मतलब है कुछ हार्ट का इशू है ऑलरेडी, राइट, और विगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, या तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा या तो सडन कार्डियक डेथ वगैरह हो, मतलब हो जाता है ऑन स्पॉट. तो क्या होता है, आजकल आपने केसेस सुनी होंगी कि जिम करते हुए, तो हो सकता है आप नहीं जानते, हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम हो हार्ट रिलेटेड या समथिंग लाइक दैट, और उन्होंने विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर ली, तो वो
उनकी बॉडी वो ले नहीं पाई, दैट इज वाई बॉडी हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं, राइट। Risk of exercise related AMI and SAD is highest among individuals with underlying CVD who perform a level of physical activity to which they are not accustomed। मतलब उनकी बॉडी अगर उस लेवल की एक्टिविटी करते हैं उनकी बॉडी नहीं सपोर्ट कर पा रही है तो बहुत हाई चांस होता है कि इनको इससे प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक वगैरह हो जाए, राइट। That said, it is important to note that the risk of an adverse cardiovascular event during exercise is extremely low for asymptomatic individuals even when exercising at a vigorous intensity। अब ये कहा गया है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, ठीक है, ऐसा कोई बीमारी है समथिंग लाइक दैट, तो उनके भी लो, अगर वो विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी, तो उनके रिस्क हालांकि कंपेयर में कम रहते हैं, राइट, जो अनहेल्दी है उनसे, राइट। Now, further consideration should be given when assessing an individual's risk as to whether the exercise program may be self-directed or should be conducted under the supervision of a personal trainer। So, client का जब health screening हो रहा है और मतलब उस समय assess करके पता करना पड़ेगा या क्या client खुद से कर सकता है ये exercise या फिर उसको करना चाहिए किसी भी personal trainer के अंदर supervision में, right? With self-directed exercise, a standard questionnaire is completed by the individuals with little to no feedback from the personal trainer। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा उसको जरूरत नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग की, ठीक है, खुद से कर सकता है, तो एक स्टैंडर्ड कोई क्वेश्चनर उनसे आप फिलअप करवा लो, पर्सनल ट्रेनर का उसमें कोई फीडबैक नहीं रहेगा, राइट, वो खुद से भरेगा और कंप्लीट करेगा उस फॉर्म को भर के, ठीक है। These questionnaires are designed to provide information regarding existing risks for participation in activity and the need for medical clearance beforehand। तो इन क्वेश्चनर क्या होगा, ये बोलेगा ये क्वेश्चनर कि मतलब क्या क्या रिस्क होते हैं एक्सरसाइज करने में, राइट, और मेडिकल क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा, वो क्वेश्चनर ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो मतलब क्लाइंट अगर वो भरता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चनर में ये रहेगा कि ये रिस्क हो सकता है एक्सरसाइज करने में, और आपको पहले मेडिकल क्लियरेंस लेना हो डॉक्टर से, ठीक है। A pre-participation health screening must be performed on all new participant regardless of age upon entering a facility that offers exercise equipment or exercises। So बोल रहा है प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग जो होता है ना वो हर सारे इंडिविजुअल्स के लिए होगा, चाहे उनका कुछ भी एज हो, कोई भी एज हो, राइट, यंग रहे कितने भी ओल्ड एज रहे, राइट, और तो एक्सरसाइज तो वो हमको उनसे भरवाना पड़ेगा, ठीक है। द स्क्रीनिंग प्रोसीजर शुड बी वैलिड, सिंपल, कॉस्ट एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग होगी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए, टाइम एफिशिएंट भी होनी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट, उनके जो भी पॉपुलेशन से भरवा रहे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नाउ प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग, ठीक है। The ACSM pre-participation guidelines are designed to remove any unnecessary barriers to becoming more physically active। तो जो ACSM pre-participation guidelines होते हैं उन्हें इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि क्लाइंट्स में जो के पास जो unnecessary barriers होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकली एक्टिव रहने के लिए, उनको दूर करने के लिए, राइट। Risk factor profiling or classification is not part of the exercise pre-participation health screening process because supporting evidence is lacking for the presence of risk factors without underlying disease increasing the risk for activity related cardiovascular events, and screening must not become a barrier to participation। तो pre participation health screening में आपको risk factor profiling या risk factor classification नहीं मिलता, मतलब बेसिकली कि ये नहीं बताता कि ये चीज आप कर रहे हो तो इसमें इतना रिस्क फैक्टर्स है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उतने एविडेंस है नहीं। तो एक वो रीजन हो गया, प्लस आप उतने ज्यादा अगर आप उतना ज्यादा फालतू के रिस्क फैक्टर्स बताते रहोगे तो उसमें क्या होगा, क्लाइंट को एक बैरियर बन जाता है क्लाइंट के लिए कि एक्सरसाइज फिर उसके लेट हो जाएगा, फिर शायद वो दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा, उसके लिए और बैरियर ही बन जाता है उल्टा, ठीक है। तो उसमें वो पार्ट नहीं होता, रिस्क फैक्टर क्लासिफिकेशन पार्ट नहीं होता उसका। Further, the guidelines note that when an individual becomes more physically active, his or her risks decline। तो बोला गया है गाइडलाइन, द गाइडलाइन नोट दैट व्हेन एन इंडिविजुअल, तो गाइडलाइन कहती है इंडिविजुअल जब फिजिकली एक्टिव हो जाता है ना तो उसका रिस्क भी होता है थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है, राइट।
The new health screening process is based on 3 factors that have been identified as important risk modulators of exercise related cardiovascular events. So जो नया हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस है ना, वो बेस्ड किस चीज पे है? वो है 3 फैक्टर्स पे बेस्ड. ये 3 फैक्टर्स जो है ना, वो कह सकते हो आप इम्पैक्ट करते हैं जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, राइट? तो पहला है इंडिविजुअल्स करंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. मतलब किसी भी तरह का कार्डियोवैस्कुलर इवेंट क्लाइंट को होगा नहीं होगा, उसका रिस्क ये 3 फैक्टर्स इन पे डिपेंड करता है, कितना रिस्की है उसके हार्ट के लिए, राइट? द इंडिविजुअल्स करंट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो इंडिविजुअल का अभी का क्या लेवल है फिजिकल एक्टिविटी का, ठीक है? उस पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क में है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर इवेंट अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ठीक है? दूसरा, डायग्नोज कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक और रेनल डिजीज एंड और द प्रेजेंस ऑफ साइंस और सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक और रेनल डिजीज. मान के चलो क्लाइंट को ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, इसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या फिर मेटाबॉलिक डायबिटीज वगैरह, रेनल डिजीज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मान के चलो सिम्टम्स है, राइट? तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, राइट? द डिजायर्ड एक्सरसाइज इंटेंसिटी, आप कितना इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करते हो वो भी रिस्क तय करता है. This screening protocol makes general recommendations for medical clearance, leaving the specifics. So ये जो स्क्रीनिंग होगी ना, जनरल रिकमेंडेशन करके आप एक मेडिकल क्लियरेंस लेके आ जाइए अपने डॉक्टर के पास से, ठीक है? स्पेसिफिक्स नहीं ज्यादा तय करती है कि आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा, एक्सरसाइज टेस्ट देना पड़ेगा. वो डिपेंड करता है आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे. आप मान के चलो डॉक्टर के पास गए, आपको उन्होंने जांचा, आपको लगा नहीं इससे पता नहीं चलेगा, आपका एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जाम लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज टेस्ट लेना पड़ेगा, तो उन पे डिपेंड करता है. बट ये जो प्रोटोकॉल जो यहाँ पे है ना, वो सिर्फ जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि आप जाइए डॉक्टर से पता एक बार मेडिकल क्लियरेंस लेके आइए. बाकी उस पर डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो आगे मान के कोई डिटेल में, ज्यादा डिटेल के लिए दूसरे टेस्ट करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता. द गोल ऑफ दिस प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु शुड रिसीव medical clearance before initiating an exercise program or increasing the frequency, intensity and a volume of their current program. So इस प्रोग्राम का, इस प्रोसेस का गोल क्या है, राइट? तो गोल है ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना जिनको जरूरत है मेडिकल क्लियरेंस की. किस चीज से? पहले अगर वो मान के चलो अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं या फिर मान के चलो इंटेंसिटी या वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं अपने एक्सरसाइज का, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करके उनका मेडिकल क्लियरेंस लेने का, right, with clinically significant disease who may benefit from participating in a medically supervised exercise program. या ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने का जिनको ऑलरेडी क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंट डिजीज है, राइट? इट्स डायग्नोज्ड हो चुका है, लेकिन वो उनको मेडिकली फायदा मिलेगा, राइट? एक्सरसाइज मतलब मेडिकली सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको उसका फायदा मिलेगा. तो ऐसे इंडिविजुअल को भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस है. विथ मेडिकल कंडीशंस दैट मे रिक्वायर एक्सक्लूजन फ्रॉम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स अंटिल दोज कंडीशन आर रिजॉल्व और बेटर कंट्रोल. या फिर ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है जिनका मेडिकल कंडीशन है और थोड़ी, लेकिन अभी एक्सरसाइज करना उनके लिए सही नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए उनको एक्सरसाइज से रेस्ट देने का है, और जब तक वो बेटर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट हम कर सकते हैं. तो ऐसे इंडिविजुअल्स का भी पता करने के लिए ये प्रोसेस है. ओके. Figure 5.1 presents the pre-participation health screening algorithm, while an exercise pre-participation checklist is presented in figure 5.2. अभी हम figure 5.1 और figure 5.2 देखते हैं कि algorithm क्या क्या है health screening का. This algorithm shows that medical clearance is needed only under the following circumstances. तो अभी जो हम देखेंगे ना algorithm, वो दिखाएगा कि एक certain condition ही होता है जिसमें हमें medical clearance चाहिए होता है, हर किसी से हमें नहीं चाहिए होता है, right? With regular exercise, following circumstances, with regular exercise defined as performing planned, structured physical activity for at least 30 minutes at moderate intensity on at least 3 days per week for at least the past 3 months. So यहाँ पे 2 फिगर्स बने हुए हैं. तो पहला फिगर दिखाएगा कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? तो उनका कौन सा कंडीशन बैठता है जो मेडिकल क्लियरेंस उनको लाना पड़ेगा. कुछ लोगों को लाना भी पड़ेगा, कुछ लोगों को नहीं लाना पड़ेगा उस कंडीशन में भी अगर वो इरेगुलर है. और एक ऐसा फिगर है जिसमें है कि वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या कोई कंडीशन है जिसमें मेडिकल क्लियरेंस उनको देना पड़ेगा. तो हम वो कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. रेगुलर एक्सरसाइज का यहाँ पे मतलब ये है ना
कि एटलीस्ट वो 30 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं पिछले 3 महीने से, एटलीस्ट 3 days a week, राइट। तो लास्ट 3 months से अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हफ्ते का 3 बार भी 30 मिनट का ही कर रहे हैं एटलीस्ट, और मॉडरेट इंटेंसिटी पे कर रहे हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर दोज हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, इफ अ क्लाइंट हैज कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक और रीनल डिजीज और साइंस और सिम्टम्स दैट सजेस्ट ही और शी डज, देन मेडिकल क्लियरेंस इज नेसेसरी। मान के चलो जो रेगुलर एक्सरसाइजर नहीं है और उनके ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक और रीनल डिजीज है, या फिर मान के चलो ऐसे साइंस और सिम्टम्स है, तो वो सजेस्ट करता है कि उनको मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, राइट। फॉर रेगुलर एक्सरसाइजर्स, मान के चलो इफ अ क्लाइंट हैज साइंस और सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक और रेनल डिजीज, he or she should discontinue exercise and seek medical clearance. सो मान के चलो यहाँ पे बताया गया है कोई भी साइंस और सिम्टम्स है जिससे पता चलता है क्लाइंट को कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक या रीनल डिजीज है, तो उसको एक्सरसाइज डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मान के चलो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अब उनमें साइंस और सिम्टम्स दिखने लगे कि उनको है कुछ प्रॉब्लम, राइट, तो उनको मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा एक्सरसाइज रोक के। If a client has a known history of cardiovascular, metabolic or renal disease and he has a desire to progress to vigorous intensity aerobic exercise, medical clearance is recommended. तो बोलने का मतलब कि मान के चलो पहले से किसी क्लाइंट को डायग्नोज्ड है, उसको कार्डियोवैस्कुलर का इशू है, मेटाबॉलिक, रीनल डिजीज का इशू है, लेकिन वो मॉडरेट इंटेंसिटी पे पहले से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको विगरस इंटेंसिटी पे अब शिफ्ट करना है तो आपको मेडिकल क्लियरेंस निकालनी पड़ेगी। अब हम पहले इस लिस्ट से पहले हम ये देख लेते हैं फिगर क्या क्या कहती है। तो पहला फिगर जो हम देखते हैं, फिगर 5.1, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेगुलर एक्सरसाइज। मान के चलो ऐसे जो क्लाइंट है जो रेगुलरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो कौन से कंडीशन है जहां पे मेडिकल क्लियरेंस हमें लेने पड़ेंगे, कौन से कंडीशन में नहीं लेने पड़ेंगे। मान के चलो नो सीवी यानी नो कार्डियोवैस्कुलर, यहाँ पे देखो बने हुए 1 2 3, तो सीवी सबका कोड दिया हुआ है। सीवी का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, ये नीचे दिया हुआ है, तो आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मान के चलो अगर कोई क्लाइंट है उसको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं है, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज नहीं है, रीनल डिजीज नहीं है, ठीक है, एंड कोई साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं है जो सजेस्टिव है कि मतलब ये सब प्रॉब्लम उनको हो सकता है, राइट, तो मेडिकल क्लियरेंस इज नॉट नेसेसरी, कि कोई जरूरत नहीं है मेडिकल क्लियरेंस की, ठीक है। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रेकमेंडेड है उनके लिए, मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉलोइंग ACSM गाइडलाइंस। सो लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रिकमेंडेड होती है शुरू में, धीरे धीरे जब उनको विगरस इंटेंसिटी में शिफ्ट होना है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है ACSM फॉलोइंग ACSM गाइडलाइन। ACSM गाइडलाइंस इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, राइट। नाउ अगर मान के चलो किसी क्लाइंट को पहले से पता है नोन कार्डियोवैस्कुलर, मेटाबॉलिक और रीनल डिजीज है और एंड एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, मान के चलो कोई क्लाइंट है उसको पता है कि उसको कार्डियोवैस्कुलर ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, इसको है प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम है, और वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, मान के चलो, ठीक है, वो उसको कोई मतलब सिम्टम्स हालांकि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो डायग्नोज है कि इनको ये इशू है, तब मेडिकल क्लियरेंस फिर भी चाहिए उनको, क्योंकि वो पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, राइट, और वो एक्सरसाइज अगर करना स्टार्ट करे हो सकता है वो सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाए, दैट इज वाई मेडिकल क्लियरेंस की बहुत जरूरत है। फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज रेकमेंडेड, ठीक है, अब मान के चलो मेडिकल क्लियरेंस मिल जाती है उनको, तो पहले उनको लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करना है। मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस एज टॉलरेटेड फॉलोइंग ACSM गाइडलाइन, तो मतलब उनके बर्दाश्त के हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है टाइम के हिसाब से, मॉडरेट इंटेंसिटी है उसके थोड़ा सा ऊपर धीरे धीरे, ठीक है। अब मान के चलो कोई क्लाइंट है, एनी साइंस और सिम्टम सजेस्टिव ऑफ CV कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कोई साइन दिख रहा है, मेटाबॉलिक का भी, रीनल डिजीज, रिगार्डलेस ऑफ डिजीज स्टेटस, अब उनको दिख रहा है, ठीक है, साइंस और सिम्टम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, साइंस और सिम्टम्स नहीं थे, ठीक है, लेकिन पहले से डायग्नोज था, फिर भी उनको मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ा। यहाँ पे अभी साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगे हैं, अभी देखो यहाँ डायग्नोज नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब भी उनको मेडिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, राइट।
अब मेडिकल क्लियरेंस को मिल गया, उसके बाद अगेन लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना है और फिर से ग्रेजुअली बर्दाश्त के हिसाब से जिससे टॉलरेट कर सके उस हिसाब से आगे बढ़ना है। और सबके कोड दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो आप सबका ये देख सकते हो किसका क्या मतलब है, ठीक है। सो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन तो आप समझ गए, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे करना है, राइट, और 3 days अ वीक करना है और पास्ट 3 मंथ से होना चाहिए, उसको हम एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज समझ लो, मेटाबॉलिक टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली, साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। एट रेस्ट और ड्यूरिंग, साइंस एंड सिम्टम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है साइंस एंड सिम्टम्स की। साइंस एंड सिम्टम्स का यह मतलब ये है कि एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स पेन, डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। मान के चलो चाहे रेस्ट में चाहे एक्टिविटी करते वक्त उनको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट में, नेक में हो रहा है और जॉ में भी हो रहा है, आर्म में भी हो रहा है, या अदर एरिया कहीं पे अब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दैट में रिजल्ट फ्रॉम स्केमिया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट रेस्ट और विथ माइल्ड एक्सर्शन। तो स्केमिया के कारण भी हो सकता है वो, मतलब शॉर्टनेस ऑफ, इसका मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, चाहे रेस्ट में हो रहा है चाहे थोड़ा एक्सर्शन आप दे दिए उस समय प्रॉब्लम हो रही है। डिजीनेस और सिनकोप, थोड़ा सा लग रहा है डिजीनेस जैसा, ठीक है, और ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया। सो यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स बताए गए। तो साइंस एंड सिम्टम्स जो बताए गए वो किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब क्या है साइंस एंड सिम्टम्स का यहाँ पे। सो एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स पेन, तो एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स पेन, डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। मान के चलो रेस्ट में चाहे एक्टिविटी करते टाइम चेस्ट में, नेक में, जॉ में, आर्म्स में और अदर एरियाज दैट में रिजल्ट फ्रॉम स्केमिया, उसमें पेन हो रहा है, राइट। स्केमिया मतलब मान के चलो जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा है, स्पेशली हार्ट मसल्स में, तो वो स्केमिया होता है। तो उसके कारण हो सकता है पेन हो जाए, आपके हार्ट में हो सकता है, नेक में, जॉ में, मान के चलो आपके आर्म्स में, तो ये सब प्रॉब्लम है, हो सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट रेस्ट और विथ माइल्ड एक्सर्शन, अगर क्लाइंट को सांसें आने में दिक्कत हो रही है, राइट, चाहे रेस्ट में चाहे कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, माइल्ड एक्सर्शन से ही हो जाता है। डिजीनेस और सिनकॉप, थोड़ा सा डिजीनेस सा लग रहा है, मतलब मन अजीब सा। ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया। सो ऑर्थोपनिया में आपका क्या होता है, जब क्लाइंट लेटता होगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती होगा, दैट इज ऑर्थोपनिया। एंकल एडिमा है, एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, वो स्वेलिंग हो रहा है, राइट, वहाँ पे पैल्पिटेशन और टेकार्डिया, राइट, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है, रेसेस हो जाती है विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी अचानक से, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, बेसिकली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपके लेग में क्रैम्प आना। नॉन हार्ट मरमर, सो हार्ट में मरमर, अजीब सी आवाजें आना। तो ब्लड फ्लो में जब दिक्कत होती है ना, वॉल्स में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो वो हार्ट मरमर, अजीब सा आवाज आता है, जैसे कुछ फास्ट जा रहा है या समथिंग, बहुत वियर्ड सी आवाज आती है, दैट इज हार्ट मरमर। अनयूजुअल फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ यूजुअल एक्टिविटी, तो मतलब अनयूजुअल, अजीब टाइप का थकान लगेगा क्लाइंट को, और शॉर्टनेस, सांसें फूल रही हैं, राइट, विथ यूजुअल, थोड़ा जनरल एक्टिविटी भी, चलना, सीढ़ी से उतरना, उसी में भी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाना, तो आपको लगेगा अनयूजुअल है यार, नॉर्मल लोगों को होता है, थोड़ा होता है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। तो दैट दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, राइट। मेडिकल क्लियरेंस, अप्रूवल फ्रॉम अ हेल्थ करियर प्रोफेशनल टू एंगेज इन एक्सरसाइज। मेडिकल क्लियरेंस का क्या मतलब है, किसी भी हेल्थ करियर प्रोफेशनल से आप एक्सरसाइज में एंगेज होने के लिए अप्रूवल लेते हो, दैट इज मेडिकल क्लियरेंस, राइट। लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, आपके हार्ट रेट रिजर्व का 30 to 39%, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है, बेसिकली हार्ट रेट रिजर्व होता है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो होता है ना, उससे माइनस कर देते हैं आपका जो हार्ट रेट रेस्ट में है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकलेगा आपका, सो मान के चलो आपका एज है 30, ठीक है, या फिर 20 मान लेते हैं, आपकी एज है 20, तो आप 220 से 20 को माइनस अगर करते हो तो कितना बचा, 200 बचा। अब आपको अपना रेस्टिंग हार्ट रेट निकलना है। मान के चलो अब नॉर्मल जब रेस्ट में रहते हो तो अपना हार्ट रेट ले लो, मान के चलो आपका आता है 60, ठीक है, या फिर 70 मान लेते हैं, 70,
ठीक है। तो हमने अपना मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकाला था, 220 माइनस आपका एज 20 है मान लो, तो कितना हो गया 200 बचा। अब आपका हार्ट रेट हमने क्या बोला था, रेस्ट में कितना रहेगा 70, ठीक है। सो आप 200 में से 70 अगर माइनस करोगे तो कितना होगा 130। तो 130 का आपको 30 to 39% अगर आप निकालोगे तो वो आपका पहले तो हार्ट रेट रिजर्व हमने निकाल लिया, वो है 130 हमारा, ठीक है। सो हार्ट रेट रिजर्व 130 हमारा निकल गया। सो उसमें से उसका 30 to 39% जो होगा वो होगा लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। मेट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे मेट क्या होता है आखिर। आरपीई मान लो हमने रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन पढ़ा था पहले, राइट। तो क्लाइंट को हम बोल देंगे इस बीच, मान के चलो 0 से लेके 20 या इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच में आप नंबर दीजिए कि आपकी इंटेंसिटी आपको कैसी फील हो रही है, ठीक है। 1 मतलब वेरी लाइट, 2 मतलब थोड़ा सा हल्का सा लाइट से थोड़ा ऊपर, तो काइंड ऑफ आप रेस्टिंग रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन क्लाइंट को आपको देना है। सो आरपीई 9 to 11 होना चाहिए। आरपीई का मतलब आपने पहले भी पढ़ा था, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, मतलब क्लाइंट से पूछिए उनको कैसा फील हो रहा है एक्सर्शन, एक नंबर दे दीजिए। रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन का एक चार्ट आता है, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लो, क्लाइंट को बता दो। 1 का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं चला, 2 का मतलब होता है बहुत लाइट पता चला, 3 का मतलब ये, तो ऐसे ऐसे करते करते 20 तक जाएंगे, ठीक है। तो क्लाइंट को अगर क्लाइंट बोलता है 9 से 11 के बीच का नंबर, ठीक है, तो दैट इज लाइट इंटेंसिटी नंबर, ठीक है। एंड इंटेंसिटी दैट कॉजेज स्लाइट इंक्रीजेज इन हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग, ठीक है। ऐसा कोई इंटेंसिटी जो हार्ट रेट को थोड़ा सा एलिवेट कर देता है या फिर आपकी ब्रीदिंग को थोड़ा सा एलिवेट कर देता है, दैट इज लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। मॉडरेट इंटेंसिटी, देखो बाकी सब टर्म्स भी है यहाँ पे, VO2 रिजर्व्स हैं, मेट्स हैं, ये सब अभी नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आगे है तो वहां पे उस समय पढ़ेंगे। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में हार्ट रेट रिजर्व का आपको 40 to 59% निकालना है, ठीक है। हार्ट रेट रिजर्व आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, ठीक है, फिर से आप बैक करो और एक बार फिर से देखो कि कैसे निकालना है, ठीक है। या फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, तो मान के चलो फिर से बताते हैं, आपका एज क्या है, आपका एज है मान के चलो 20 ईयर्स, ठीक है। हार्ट रेट रिजर्व का फॉर्मूला होता है कि आपके मैक्सिमम हार्ट रेट से हम माइनस करते हैं आपका हार्ट रेट जो रेस्ट में होता है आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, तो उसका है 220 माइनस आपका जो एज है, तो आपकी एज मान के चलो 20 साल है, तो 220 माइनस 20 कितना बचा 200, तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट निकल गया। अब उससे माइनस हमें क्या करना है, हार्ट रेट एट रेस्ट। तो आप सुबह में कभी भी जब आप रेस्ट में हो तो आप अपना नॉर्मल हार्ट रेट ले लो, मान के चलो 70 है आपका हार्ट रेट, तो मैक्सिमम हार्ट रेट आपका कितना आया था 200, अब यहाँ पे रेस्ट में कितना है आपका 70, तो 200 माइनस 70 कितना हुआ 130, तो वो आपका हो जाता है हार्ट रेट रिजर्व। तो हार्ट रेट रिजर्व का अगेन 40 to 59% अगर जो होता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है, ठीक है। आरपी अगेन यहाँ 12 से 13 होना चाहिए। ऐसा एक्सरसाइज जहां पे आपको प्रॉपर पता चल रहा है क्लाइंट का, हाँ मतलब लाइट इंटेंसिटी में थोड़ा सा बढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिसेबल पता चल रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा तो इसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसकी सांसें थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है, ब्रीदिंग बढ़ गई है। विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होता है, 60% या उससे ज्यादा हार्ट रेट रिजर्व का, आरपी 14 से ज्यादा, ठीक है, एट इंटेंसिटी दैट कॉजेज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन हार्ट रेट, एंड इसमें तो मतलब क्लाइंट की मतलब अच्छी खासी हालत खराब हो, दैट इज विगरस इंटेंसिटी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी खासी सांसें आ रही है, ब्रीदिंग ले रहा है और हार्ट रेट अच्छा खासा बढ़ गया। ACSM गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे थे, ACSM गाइडलाइन फॉर एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन 10th एडिशन। तो ACSM का गाइडलाइन हमें फॉलो करना है, हम सब पढ़ेंगे ACSM का गाइडलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है आगे सब, आप कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी यही दिया हुआ है, CV इज इक्वल टू कार्डियोवास्कुलर हार्ट रेट रिजर्व, HRR, VO2 इज इक्वल VO2 रिजर्व जो होता है ऑक्सीजन अपटेक रिजर्व, तो ये सब आप पढ़ो खुद से, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन क्या था, जो क्लाइंट एक्सरसाइज में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए क्या कंडीशन होता है, जो उनको मेडिकल क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। मान के चलो कोई क्लाइंट को कोई भी कार्डियोवास्कुलर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, सबसे पहले ये सोचो, अगर कोई क्लाइंट पहले से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, मेटाबॉलिक, रीनल, किसी भी टाइप का कोई भी साइंस और सिम्टम्स भी नहीं है, ठीक है, तो उसको मेडिकल क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कंटिन्यू कर सकता है अपने मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी, राइट, अगर वो कर रहा है मॉडरेट टू विगरस तो कंटिन्यू कर सकता है। मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस फॉलोइंग ACSM, धीरे धीरे बढ़ सकता है ACSM गाइडलाइन को फॉलो करते वक्त।
अब क्या है दूसरा कंडीशन, मान के चलो नॉन सीवी मेटाबॉलिक और रीनल डिजीज एंड एसिम्प्टोमेटिक, क्लाइंट रेगुलर एक्सरसाइज में, लेकिन मान के चलो उसको पहले से डायग्नोज है, उसका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिक ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, अभी कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो उसी मतलब डायग्नोज हो रखा है बट वो एक्सरसाइज कर रहा था 3 महीने से, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज में वो इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है हमें, मेडिकल क्लियरेंस फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज नॉट नेसेसरी, तो एक्सरसाइज तो कर ही रहा है 3 महीने से, इवन उसको प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका बॉडी सही रिस्पॉन्स कर रही है उस वाले इंटेंसिटी, तो मॉडरेट इंटेंसिटी पे वो कर रहा होगा, तो उसको जरूरत नहीं है मेडिकल क्लियरेंस की। मेडिकल क्लियरेंस विद इन द पास्ट 12 मंथ इफ नो चेंज इन साइंस एंड सिम्पटम्स, तो मेडिकल रिकमेंडेड बिफोर एंगेजिंग इन विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज, तो मान के चलो विगरस इंटेंसिटी में शिफ्ट होना चाहता है मॉडरेट से, उसको प्रॉब्लम है हार्ट का, तो शिफ्ट होना चाहता है तो उसको चाहिए मेडिकल क्लियरेंस। फिर कंटिन्यू विथ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी में कंटिन्यू करना है, फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस एज टॉलरेटेड फॉलोइंग, ठीक है, तो वही ये बोला है कि मेडिकल क्लियरेंस को फॉलो करते हुए टॉलरेंस के हिसाब से विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब विगरस इंटेंसिटी में धीरे धीरे अपने टॉलरेंस के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एनी साइंस और सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक और रीनल डिजीजेस रिगार्डलेस ऑफ डिजीज स्टेटस, तो मान के चलो कोई साइंस एंड सिम्टम्स क्लाइंट 3 महीने से कर रहा है बट उसको साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगे, ठीक है, तो कुछ भी हो जाए आपको क्या करना है, उसको डिसकंटिन्यू कराना है, उसको बोलना है मेडिकल क्लियरेंस लेके आइए। मे रिटर्न टू एक्सरसाइज फॉलोइंग मेडिकल क्लियरेंस मिल जाए तो वापस आ सकता है। ग्रेजुअली प्रोग्रेस एज टॉलरेट, अगेन जितना टॉलरेंस हो एसीएसएम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सकता है। तो हमने ये एल्गोरिदम देख लिया, तो अब एल्गोरिदम से पहले हमने कुछ छोड़ा था जो था ये वाला अब हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। So when the identification of the signs and symptoms referenced in this algorithm may be within the scope of practice of most personal trainers, interpretation of those same signs and symptoms should be made by qualified healthcare professionals within the context in which they appear. तो कहा गया है देखो साइंस एंड सिम्टम्स जो हो एज अ पर्सनल ट्रेनर आइडेंटिफाई करना आपको आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है, मतलब आइडेंटिफाई आप समझोगे तो अच्छा इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर रहे हो, आप ये बता नहीं रहे हो कि हाँ भैया आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना नहीं, डायग्नोज करना आपका काम नहीं है, वो काम किसका, इंटरप्रेट साइंस एंड सिम्टम्स देखिए कौन करेगा, फाइनल कंफर्म कौन करेगा, वो है क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स होते हैं। तो किस तरह के चीज़ों में किस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगेन पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, एंजाइना भी कहते हैं चेस्ट पेन को, ठीक है, चेस्ट में, नेक में, जॉ में, आर्म्स में, अदर एरियाज दैट में रिजल्ट इन मायोकार्डियल इस्केमिया, ठीक है, तो मान के चलो पेन हो जाए या डिस्कम्फर्ट रहे आपके चेस्ट में, नेक में, जॉ में, ये सब चीज़ों में या अदर एरियाज ऑफ बॉडी, दैट मे रिजल्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इस्केमिया, किसके कारण हो सकता है, मायोकार्डियल इस्केमिया, यानी आपके हार्ट मसल्स में सही से ब्लड नहीं जा रहा है इसलिए हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रह रहा हो रेस्ट में, चाहे फिर माइल्ड एक्सर्शन, थोड़ा सा एक्सर्शन हो रहा है उसमें ही डिस्पिनिया कहते हैं उसको, तो उसमें अगर हो रहा है तो वो आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही देखेंगे। ऑर्थोपनिया हो रहा है, राइट, ऑर्थोपनिया अभी हम पढ़े थे कि किसी भी लेट के किसी भी पोजीशन में अगर क्लाइंट जाता है तो उसको उसकी सांसें शॉर्ट होने लगती हैं, राइट। Onset is usually 2 to 5 hours before the beginning of sleep, तो मतलब स्टार्ट तब होता है, जनरली कब स्टार्ट होता है, 2 से 5 घंटा सोने से पहले, बिगिनिंग ऑफ स्लीप, मतलब जब सोते हैं ना, मतलब कोई क्लाइंट सो रहा है तो शुरू के जो 2 से 5 घंटे होते हैं ना उस समय ये चलता रहता है यूजुअली। डिजीनेस और सिनकॉप मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय रिड्यूस परफ्यूजन टू द ब्रेन, डिजीनेस या सिनकॉप हो रहा है मतलब चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, और ये कारण जनरली होता है इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन तक सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो ये हुआ। एंकल एडेमा, एंकल में आपके स्वेलिंग हो रही है, राइट, पाल्पिटेशन और टेकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रेस कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, एंड उसके बाद भी दूसरे कुछ चीज़ें हैं, वो हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, एक्सरसाइज करते हुए आपके पैरों में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं लो एक्सट्रीमिटीज में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दैट इज एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, दैट इज वाई वो आ रहे हैं वो प्रॉब्लम, वो पेन हो रहा है, राइट। नॉन हर्ट मरमर, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं हर्ट से,
ठीक है। अनयूजुअल फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ यूजुअल, वही चीज रिपीट हुए, फिर से अजीब सी थकान हो रही है क्लाइंट को, ठीक है, सांसें फूल रही हैं, ठीक है, तो जनरल एक्टिविटी भी कर रहे हो उसमें भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज प्री पार्टिसिपेशन हेल्थ स्क्रीनिंग क्वेश्चनआयर फॉर एक्सरसाइज प्रिपरेशन। अब हम तब से बात कर रहे हैं प्री पार्टिसिपेशन क्वेश्चनआयर की, अब वो दिखता कैसा है, ठीक है, तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो असेस योर क्लाइंट्स हेल्थ नीड्स बाय मार्किंग ऑल ट्रू असेसमेंट्स। तो एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारी चीजें जो है ना, ये जो चीजें क्लाइंट्स को टिक करवानी है, ठीक है, उनका स्टेटमेंट ऑनेस्टली क्लाइंट को बोलना, जो भी है उसको टिक कर देने। तो सिम्टम्स सबसे पहले देखेंगे, स्टेप 1 हमें सिम्टम्स देखना है, ठीक है। डज योर क्लाइंट एक्सपीरियंस, क्या आपके क्लाइंट ये सब सारी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट विद एक्सर्शन, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है कभी भी एक्सर्शन, कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनरीजनेबल ब्रेथलेसनेस, सांसें फूलना, मतलब कोई रीजन नहीं है, कभी भी सांस फूल रहा है, ठीक है। डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, फेंटिंग वेंटिंग, बेहोशी टाइप का, ब्लैकआउट्स हो रहा है सामने, ठीक है। एंकल स्वेलिंग हो रहा है, अगेन एंकल में स्वेलिंग हो रही है। अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ अ फोर्सफुल रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट, ठीक है। अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ ए फोर्सफुल रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट हो रहा है, आपका हार्ट रेट बहुत इरेगुलर काइंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। बर्निंग और क्रैम्पिंग सेंसेशन इन योर लोअर लेग्स व्हेन वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस, थोड़े ही डिस्टेंसेस में आप चलने से ही क्या हो जाता है, आपके क्रैम्प आने लगते हैं आपके लेग्स में, ठीक है। तो ये सारे आपको टिक करवाने हैं क्लाइंट्स को। इफ यू डिड मार्क एनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अंडर द सिम्टम्स, stop, your client should seek medical clearance before engaging in or resuming exercise। तो बोल रहा है अगर इसमें से कोई भी कहीं पे भी क्लाइंट टिक कर जाता है तो आपको रोकना है एक्सरसाइज, और क्लाइंट को बोलना है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेडिकल क्लियरेंस लेके आइए, ठीक है। योर क्लाइंट मे नीड टू यूज अ फैसिलिटी विथ ए मेडिकली क्वालिफाइड स्टाफ, ओके। आपके क्लाइंट को मतलब किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा प्रॉपर, वहां पे मेडिकल क्लियरेंस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डिड नॉट मार्क एनी सिम्टम्स कंटिन्यू टू स्टेप 2 and 3। मान के चलो क्लाइंट को ये कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम स्टेप 2 और स्टेप 3 में बढ़ जाएंगे। तो अब हमें क्या देखना है, उनका करंट एक्टिविटी देखना है। हैज योर क्लाइंट परफॉर्म्ड प्लान्ड स्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 30 minutes एट moderate intensity on at least 3 days per week for at least the past 3 months। अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है उनकी करंट एक्टिविटी लेवल क्या है, क्या आपके क्लाइंट ने पास्ट 3 महीने से क्या एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड वर्कआउट किया है, एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, 3 days इन अ वीक, 30 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज, राइट। अगर उन्होंने किया है यस या नो में जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो भी आंसर होता है उसके बाद स्टेप 3 में आ जाते हैं, कोई भी आंसर होगा उसके बाद हमें स्टेप 3 में आना ही आना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या है, अब हम उनका मेडिकल कंडीशंस देखने वाले हैं, ठीक है। हैज योर क्लाइंट हैड और डज और शी करंटली हैव। अब मान के चलो आपके क्लाइंट को ये हुआ है पास्ट में या फिर उनको हो रहा है, ठीक है, ए हार्ट अटैक, कभी हुआ है उनको हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट सर्जरी हुई है, कार्डियक कैथेटराइजेशन और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब आपके ब्लड वेसल में पतला सा ट्यूब डाला जाता है, आपके हार्ट तक डाला जाता है, देखा जाता है हार्ट का हेल्थ कैसा है, ब्लॉकेज वगैरह है कि नहीं, वो सब ऐसा कुछ हुआ है। एंजियोप्लास्टी हुई है ब्लॉकेज खोलने के लिए, जो ऐसी चीजें हार्ट सर्जरी वगैरह। पेस मेकर लगा है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, हार्ट में वो लगा है, ये सब डिवाइसेस कुछ ऐसे लगे हुए हैं। हार्ट वाल्व डिजीज, ऐसा कोई हार्ट वाल्व डिजीज है उनको, हार्ट फेलियर का कुछ ऐसा हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का कभी हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब जो बचपन से हुआ है, मान के चलो कोई बॉर्न बेबी को ही हार्ट का मतलब बाय बर्थ वो प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट रेगुलर फिर उनका काम नहीं कर पाता, तो ऐसा कोई इशू है उनका रहा है। डायबिटीज है, ठीक है, रीनल डिजीज, किडनी रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। इवेल्युएटिंग स्टेप 2 and 3। अब मान के चलो अब हम स्टेप 2 और 3 में बढ़ गए आगे। अब हमको यहाँ पे भी आंसर मिल गया कि करेंटली उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है और मेडिकल कंडीशन में भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करेंगे स्टेप 2 और 3 को। अब मान के चलो क्या होता है, हाँ, इफ यू डिड नॉट मार्क एनी ऑफ द स्टेटमेंट इन स्टेप 3 मेडिकल क्लियरेंस इज नॉट नेसेसरी। अब ये मेडिकल कंडीशन में मान के चलो आपने किसी में टिक नहीं किया तो क्लाइंट को कोई भी मेडिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए। इफ यू मार्क स्टेप 2
यस, स्टेप 2 में आपने यस किया, फिजिकल एक्टिविटी है क्लाइंट, ठीक है, एंड मार्क एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन स्टेप 3, योर क्लाइंट मे कंटिन्यू टू एक्सरसाइज एट लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी विदाउट मेडिकल क्लियरेंस। मेडिकल क्लियरेंस इज रिकमेंडेड बिफोर एंगेजिंग इन विगरस इंटेंसिटी। तो कहा गया है, मान के चलो स्टेप 2 में आपके क्लाइंट ने यस कर दिया, यानी करंट उनकी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर है, और इसमें से भी एक टिक हो गया, ठीक है। इसका ये मतलब वो रेगुलर है और उनको मेडिकल कंडीशन है, लेकिन वो 3 महीने से कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी स्टेबल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लाइट और मॉडरेट इंटेंसिटी में कर रहे हैं, दैट इज वाई। मान के चलो उनको विगरस इंटेंसिटी में जाना है तो उनको मेडिकल क्लियरेंस फिर से लाना पड़ेगा। इफ यू मार्क्ड स्टेप 2 नो, अब स्टेप 2 में आपने नो कर दिया, यानी फिजिकल एक्टिव नहीं रहे, एंड मार्क्ड एनी ऑफ द स्टेटमेंट इन स्टेप 3, मेडिकल क्लियरेंस इज रिकमेंडेड, योर क्लाइंट मे नीड टू यूज द फैसिलिटी विद अ मेडिकल क्वालिफाइड स्टाफ। तो मान के चलो आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं थे, आपका मेडिकल कंडीशन भी है, तो आपको तो लेना ही लेना है मेडिकल क्लियरेंस, ठीक है। तो समझ गए ना, तो ये सारी चीजें, तो ये फॉर्म बहुत इजी है, राइट, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, अपने क्लाइंट्स को फिलअप करवा सकते हो, ठीक है। और ये मान के ये चैट है पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में कि एबीसी अप्रोच को यूज करके, एबीसी आपको याद है क्या था, A for ask, B for break the barrier and C for collaboration, ठीक है। तो आप ये अगर आप पूरा कॉन्वर्सेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लाइंट से कैसे बात आप कर सकते हो, कैसे एबीसी अप्रोच को यूज करके आप उनका प्रॉपर मेडिकल क्लियरेंस वगैरह या हेल्थ स्क्रीनिंग उनका निकाल सकते हो। तो आज हम यही तक रहने देते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल ही नई चीज़ अचानक से आपको मिली है, ठीक है। तो इसके बाद से हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर फर्दर। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।